ये आप देखेंगे द टीचर एंड हर स्टूडेंट, ये देखिए किससे जुड़ा है, एंड से। तो ये दो लोग हो गए, मोर देन वन हो गया, तो इसके लिए क्या आएगा, वर आएगा। यहाँ पे वर्स का यूज हुआ है, तो इसका ये वाला पोर्शन जो है रॉन्ग है। देखिए वॉज एंगेज की जगह। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट लेकर के। तो आप लोग किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप अब 6 to 8 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 9 to 10, 11 to 12 के लिए, टीजीटी पीजीटी किसी के लिए भी, तो आपके लिए पेपर है। अपना स्कोर जरूर चेक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने आपके मार्क्स बैठे हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये पैसेज है, इसमें से आपको आंसर देने हैं 5 क्वेश्चंस के। सभी में इसी तरह से 5 क्वेश्चंस आते हैं एक पैसेज से। तो वैसे मैं ही सजेस्ट करूंगी, जब आप एग्जाम में जाते हो तो इतनी प्रैक्टिस करके जाएं पैसेज की कि आपको पहले पैसेज पढ़ना नहीं पड़े, डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे जाएं तो आपका टाइम बचेगा। ठीक है, लेकिन मैं पूरा पैसेज पढ़ दे रही हूँ। वंस वाइल ट्रेवलिंग बाय द लोकल बस आई गोट अ सीट बिसाइड अ वेरी स्ट्रेंज मैन। एक बार लोकल बस में यात्रा करते हुए मुझे एक सीट मिली, किसके बिल्कुल सामने, बहुत ही स्ट्रेंज आदमी के सामने। ही सीम्ड इंटरेस्टेड इन एवरी पैसेंजर अब्रोड। वह मुझे हर आदमी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड, मतलब उसका इंटरेस्ट जो था हर आदमी में बहुत ज्यादा लग रहा है जो भी सवार थे उस बस में। ही वुड स्टेयर एट अ पर्सन। वह एक एक आदमी को ऐसे घूर रहा था। स्क्रिबल सम ऑड मैथमेटिकल नोटेशंस ऑन हिज लॉन्ग नोटबुक एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट। और वो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो आदमी बैठे हुए आदमी ना होकर के बहुत ही लॉन्ग नोटबुक है और उनको बहुत तेजी से घूरे जा रहा था। वो ऐसे नोट कर रहा था उन सभी को। बीइंग क्वाइट इंटरेस्टेड इन वॉट ही वॉज डूइंग, उसमें बहुत ज्यादा, मतलब मुझे ऐसा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगा और मैंने आई आस्क्ड, और उससे पूछ लिया, हिम वॉट ऑल दोज नोटेशंस मीन्ट, कि इन सभी नोटेशंस का जो आप इस तरह से इनको नोट कर रहे हैं या नोटिस कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है। was doing, I asked him what all those notations meant and then came the startling reply। और मुझे बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला एक आंसर मिला उस आदमी से। He was a man's face, he saw a man's face not as a single unit। उसने कहा कि मैं एक आदमी का फेस एक सिंगल यूनिट की तरह नहीं देखता हूँ, बट एज थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर्स पुट टुगेदर, बल्कि मैं ऐसे देखता हूँ कि जैसे बहुत सारे थाउजेंड्स, हजारों स्क्वायर एक जगह रख दिए गए हों। ही वॉज इन फैक्ट अ स्टैटिस्टिकल एक्सपर्ट एंड अ बडिंग आर्टिस्ट लर्निंग द आर्ट ऑफ ग्राफिक्स। वो ग्राफिक्स की आर्ट सीखने वाला एक स्टैटिस्टिकल एक्सपर्ट था, तो इसलिए वो सबको घूर घूर के देख रहा था। अब इससे आए हुए क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, द मैन वॉज स्क्रिबलिंग डाउन। वो जो आदमी था क्या नोट कर रहा था, क्या नोटिस कर रहा था या क्या पढ़ रहा था उन लोगों में। द फिगर्स ऑफ को पैसेंजर्स। फिर बी है द डिटेल्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर्स पुट टुगेदर। फिर सी है सम मैथमेटिकल फॉर्मूलाज एंड कैलकुलेशंस। डी है सम मैथमेटिकल साइंस। एंड ई जो नन ऑफ द अबव होगा ये ऑप्शन, या फिर मोर देन वन ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर क्या है, द डिटेल्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर्स पुट टुगेदर। वो यही चीजें तो देख रहा था, ठीक है, डिटेल देख रहा है थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर्स की तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन कॉट ऑथर्स अटेंशन बिकॉज। उस आदमी ने उस ऑथर मीन्स जो लेखक है इसका, उसकी अटेंशन क्यों खींची। फर्स्ट ऑप्शन है ही वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम। बी है he was staring at every person in the bus। he would stare at every person and then scribble down some mathematical notations। and D है he was a budding artist learning the art of graphics। और E है none of above या फिर more than one। तो इसका सही आंसर है, देखिए he would stare at every person and then scribble down some mathematical notations। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, फ्रॉम द पैसेज वी गैदर दैट। हमें पैसेज से क्या समझ आता है, द ऑथर इज वेरी इंक्विजिटिव। बी है द ऑथर ट्राइज टू पोक दिस नोज इन द अदर पीपल्स बिजनेस। सी है द ऑथर इज इंटरेस्टेड इन मैथमेटिकल नोटेशंस। डी है द ऑथर वांट्स टू टॉक टू फेलो पैसेंजर्स इन द बस। फिर ये है नन ऑफ दीज या फिर मोर देन वन।
तो इसका आंसर है, देखिए, द ऑथर इज वेरी इंक्विसिटिव। इसे इंक्विसिटिव बोलेंगे या इंक्विसिटिव, बहुत ज़्यादा क्यूरियस था या बहुत ज़्यादा क्रिएटिव था। इससे हमें ये मतलब गैदर का मतलब है यहाँ पे कि हमें इससे क्या सीख मिलती है या फिर क्या हम इससे नोटिस करते हैं, हमें क्या जानने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो विच डिफ्रेंशिएट द मीनिंग ऑफ स्टेयर एंड सटायर। देखिए, ये स्टेयर और सटायर का हमें डिफरेंस देखना है। ये हमें सेम लग रहे हैं कैसे प्रोनाउंस करने में, लेकिन इनका मीनिंग अलग अलग है। इसका क्या मतलब था, देखिए, टू लुक एंड इनिशिएट। फिर बी है टू लुक फॉर लॉन्ग टाइम एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। फिर है, देखिए, इसमें टू सी एंड रेडिक्यूल। और डी है टू ग्लैंस एंड पॉलिटिकल टॉन्ट, या फिर नन ऑफ अबव या मोर देन वन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, टू सी। स्टेयर का मतलब जो होता है STARE, स्टेयर का मतलब टू सी देखना, और रिडिक्यूल का मतलब सटायर मीन्स हंसना, हास्यास्पद। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पैसेज से, इसमें 5 ही क्वेश्चन, 4 ही दिए हैं, तो नेक्स्ट ये अलग आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज अ मटेरियल नाउन। ये नाउन आ गया है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। बहुत ईजी है ये तो। ए है क्लास, बी कालिदास, सी आयरन, और डी इरोनी, या फिर नन ऑफ अबव या फिर मोर देन वन। तो इसका जो आंसर है वो आप सभी को लग रहा होगा, ये आयरन है। ठीक है, मटेरियल है, ये मटेरियल एक तरह का आयरन। ठीक है, तो इसका आंसर आयरन हो जाएगा। ये कैसा है, मटेरियल नाउन हो जाएगा। अब देखिए, ये है एरर वाला क्वेश्चन है, हमें इसमें एरर ढूंढना है, किस पार्ट में एरर है। मैं पहले बता चुकी हूँ कि कई तरह से आते हैं एरर, या तो इसी पे लिखा होगा ABCD, या फिर अलग से दिया होगा कौन से पे क्या अलग आ जाएगा। इसको एरर वाला भी कह सकते हैं, और इसमें चेंज भी करनी है हमें कि क्या इसके स्थान पे आ सकता है। ठीक है, द टीचर एंड हर स्टूडेंट वॉज एंगेज्ड इन अ डिस्कशन ऑन द करंट पॉलिटिकल क्राइसिस। इसमें देखिए, एक तो ये है नीचे लिखा हुआ है, हमें बताना है कि इसको रिप्लेस क्या कर सकता है, कौन से पार्ट में इसका रॉन्ग है। और एक आ जाएगा खाली ABCD लिखा कि ये रॉन्ग है, हमें बताना कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, हमें पता होगा तो हम बता देंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है इन अ डिस्कशन, बी है ऑन द करंट, सी है वॉज एंगेज्ड, और डी है पॉलिटिकल क्राइसिस, और फिर ई नन ऑफ अबव या फिर मोर देन वन। तो इसमें देखिए, आप देखेंगे द टीचर एंड हर स्टूडेंट, ये देखिए किससे जुड़ा है, एंड से। तो ये 2 लोग हो गए, मोर देन वन हो गया, तो इसके लिए क्या आएगा, वर आएगा। यहाँ पे वर्ज का यूज हुआ है, तो इसका ये वाला पोर्शन जो है रॉन्ग है। देखिए, वॉज एंगेज्ड की जगह पे वर एंगेज्ड आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों प्लूरल हो गए मिलकर के। द टीचर एंड किससे जुड़ गया है, एंड से, तो ये 2 लोग हो गए, तो वर इसके लिए आ जाएगा। ये वाला पार्ट इसका रॉन्ग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ क्लोज फ्रेंड ही डिड नॉट हेल्प मी इन एनी वे। ऑप्शन नंबर ए है ही डिड नॉट हेल्प मी, बी है इन एनी वे, सी है अ क्लोज फ्रेंड, डी है डिस्पाइट ऑफ बीइंग, या फिर नन ऑफ अबव या मोर देन वन। तो इसमें देखिए, हम देखेंगे, हमें शुरू में दिखाई दे रहा है डिस्पाइट ऑफ। ये देखिए, 2 प्रीपोजिशंस इसमें आ रही हैं, तो 2 एक जगह पे नहीं आएंगी। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्पाइट, ओनली ऑफ यहाँ से हट जाएगा। डिस्पाइट बीइंग अ क्लोज फ्रेंड ही डिड नॉट हेल्प मी इन एनी वे, यहाँ पे क्या, कौन सा पोर्शन रॉन्ग हो जाएगा, डिस्पाइट ऑफ बीइंग। ठीक है, डिस्पाइट बीइंग ऑफ यहाँ से हट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका रॉन्ग है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करता है, ब्लैंक टू बी फिल्ड। जो ब्लैंक में हमें फिल इन द ब्लैंक है, ये समझिए आप, ये ब्लैंक में भरना है कि क्या आना है। हमें 4 ऑप्शंस मिले हैं। द काइट वॉज स्टक सो हाई ऑन द ट्री दैट इट वॉज डेस। इसमें फिल करना है द रीच ऑफ द बॉयज। ऑप्शन ए है बिसाइड, बी है बिलो। आप इनका मीनिंग सभी जानते हैं, तो इसमें से क्या आएगा आप खुद पकड़ लेंगे। सी है बीनीथ, और डी है बियॉन्ड। ई नन ऑफ अबव या फिर मोर देन वन। तो इसमें देखिए, बियॉन्ड किसकी पहुंच से दूर हो गई, द काइट वो स्ट्रक टू हाई, वह इतनी ऊंची चली गई थी या लटक गई थी, इतने ऊंचे पे जाकर के रुक गई थी या अटक गई थी, ऑन द ट्री दैट इट वॉज बियॉन्ड द रीच ऑफ द बॉय, वो लड़कों की पहुंच से दूर हो गई थी, तो बियॉन्ड हो जाएगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आई एम डैश ऑफ ज्वाइनिंग द आर्म्ड फोर्सेस। ऑप्शन नंबर ए ईगर, बी कीन, सी अग्रेसिव, डी डिजायरस। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डिजायरस। आई एम डिजायरस या आई एम डिजायरियस, जो आप प्रोनाउंस करते होंगे, ऑफ ज्वाइनिंग द आर्म फोर्स। मैं आर्म फोर्स ज्वाइन करने के लिए क्या हूँ, बहुत ज़्यादा आकांक्षी हूँ। ठीक है, ये एडजेक्टिव की तरह से इसमें यूज हुआ है। अब नेक्स्ट हमें इनमें अपोजिट लिखने हैं इनके, या एंटोनियम। एंटोनियम या फिर अपोजिट हमें बताने हैं। ये एक्सपेंशन है, इसका आपको मीनिंग अगर पता होगा तो सब चीज़ें पता चल जाएंगी। ए ऑप्शन है इन्फ्लेशन, बी है ऑगमेंटेशन, सी है एक्सटेंशन और डी है कंप्रेशन। तो इसका मतलब होता है विस्तारण या फैलाव, है ना, एक्सपेंशन का। तो इसका क्या हो जाएगा, कंप्रेशन, सिकुड़न या फिर दबाव। ठीक है, इसका प्रसार या फैलाव और इसका सिकुड़न हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। इनके हमें मीनिंग याद होते हैं तो हम इसका अपोजिट और मतलब पर्यायवाची और विलोम शब्द दोनों निकाल लेते हैं। मतलब एंटोनियम और सिनोनियम दोनों ही निकाल सकते हैं, हमें मीनिंग याद होने चाहिए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेप्शनल। हमें इसका अपोजिट या फिर एंटोनियम ढूंढना है तो हमें इसका मीनिंग याद होना चाहिए। इसका मतलब विशिष्ट या असाधारण या अपवाद। देखिए इसका अनकॉमन, तो इसका पर्यायवाची हो गया। ये अनइमेजिनेबल, ये फिर है अनथिंकेबल या फिर अनरिमार्केबल। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनरिमार्केबल या फिर मामूली, है ना। ये असाधारण या विशिष्ट हो गया है और ये मामूली होता है इसका मतलब। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कांग्रेस। इसके हमें क्या लिखने हैं, सिमिलर मीनिंग्स लिखने हैं। मैं आपको ये इंस्ट्रक्शंस दिखा नहीं रही हूँ, पर बता रही हूँ कि इसका क्या लिखना है, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो सिमिलर वर्ड या फिर आपको क्या लिखना है, इसका सिनोनियम बताने हैं आपको, पर्यायवाची शब्द। तो कांग्रेस का क्या अर्थ होता है, ये अनुरूपता पूर्वक या फिर संगत। ठीक है, अब ये है, ये भी देखिए दोनों आते हैं, ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इनका मीनिंग अभी आता है और इनका एंटोनियम सिनोनियम सब आता है, जितने भी वर्ड्स लिखे हैं। तो एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका या अर्थहीन या असंगत। देखिए ये अनुरूपता पूर्वक है। और फिर इसका है बी है बैलेंस्ड है, सी हिडन है और डी है डिलीजेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, बैलेंस्ड। ये अनुरूपता पूर्वक है क्योंकि हमें इसको सिनोनियम लिखना है, तो इसका यही सिनोनियम होगा बैलेंस्ड। इसका भी अर्थ यही होगा बैलेंस्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है, ये है कंसेंसस। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, ये सही है, ये बी, ये सी या फिर डी। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हार्मोनी। दोनों का सेम मतलब निकलता है, सर्वसम्मति निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब ये हमें एडियम्स या फ्रेसेस है। देखिए वाक्यांश या फिर मुहावरे। ठीक है, लोकोक्तियां अलग होती हैं या वाक्यांश या मुहावरे है। तो इसका पहला है अ बुल इन अ चाइना शॉप। तो इसका क्या मीनिंग है, अन एक्सट्रीमली। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये है मुहावरे, एडियम्स या फ्रेसेस, वाक्यांश या फिर मुहावरे। पहला है अ बुल इन अ चाइना शॉप, इसका हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड क्लमसी पर्सन। बी है अ वेरी डिसिप्लिन्ड एंड सिस्टमैटिक पर्सन। सी है अ ब्रेव पर्सन इन अ ग्रुप ऑफ कवर्ड्स। डी है टू बी अ रूड एंड अग्रेसिव पर्सन। या फिर ई है अ डाउटफुल पर्सन। तो इसका मीनिंग पहला वाला ऑप्शन सही है, ए एन एक्सट्रीमली अपवर्ड क्लमसी पर्सन। एक बहुत ही अनमैनेज्ड पर्सन जो कि अपनी बिहेव में या अपने मूवमेंट्स में बहुत ज़्यादा अजीब सा व्यक्ति, इसका मतलब ये होता है। अगर हिंदी इसका मीनिंग देखे तो इसका मतलब होगा शीश महल में बंदर। इसका जो मीनिंग होगा हिंदी में, शीश महल में बंदर ऐसे करके एक मुहावरा है, वो इसका मीनिंग होगा। अब नेक्स्ट है देखिए अ नीडल इन अ हेस्टैक। इसका हमें देखना है अ नीडल इन अ हेस्टैक। यह है पहला है टू बी ऑफ माइनर इम्पोर्टेंस।
फिर है टू बी इन्वॉल्व इन अननेसेसरी एक्टिविटी, सी है टू क्रिएट अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, डी है समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, या फिर नन ऑफ अबव, या फिर मोर देन वन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, किस चीज को जिसको मतलब लोकेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसका हिंदी मीनिंग अगर मैं बताऊं तो होगा भूसे के ढेर में सुई या तिनका ढूंढना, भूसे के ढेर में सुई ढूंढना, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप वन वर्ड समझिए या वोकेबलरी आपका जो भी है वन वर्ड ही है वैसे ही। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट। देखिए फूलों का एक गुच्छा, सॉरी मैंने बता दिया वैसे आंसर इसका, फूलों को किस तरह से मतलब एक अरेंजमेंट जो कि हमें गिफ्ट में देते हैं हम लोग। पहला है, अब देखिए ये इसका मीनिंग आएगा बुटीक आ गया, ये बुके हो गया, और सी नंबर है ब्रैकेट हो गया, और डी है बास्केट। तो इसको क्या कहते हैं, देखिए बुके, इसको बुके बोलते हैं, इसके वैसे स्पेल BOUQUET, बुके, टी इसमें साइलेंट है। ठीक है, बुके इसको बोलते हैं, इसका आंसर बी होगा बुके। ये बुटीक है, इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसका आंसर होगा ये बुके, फूलों का गुच्छा इसका मीनिंग होता है। अब हमारा क्वेश्चन है, देखिए अ ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स और प्लेज ईच कंप्लीट इन इटसेल्फ। एक देखिए ऐसा नोवेल या फिर प्ले जो कि 3 एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे के साथ ही वो कंप्लीट होते हैं या माने जाते हैं। तो इनको क्या कहेंगे एक साथ, पहला है ट्रिपलेट, और बी है ट्रिमर, सी है ट्रायलॉजी, और डी है ट्रिवेट, या फिर नन ऑफ अबव या मोर देन वन। तो इसका आंसर सी है ट्रायलॉजी, उपन्यास त्रय या त्रय उपन्यास कहते हैं जो कि एक साथ लिखे जाते हैं, या त्रय नाटक जिनको मतलब एक साथ ही पूरे होते हैं, वो इसका मीनिंग ये होगा ट्रायलॉजी। अब देखिए इसमें आने हैं करेक्ट द स्पेलिंग है, या तो 3 रॉन्ग होंगी, ठीक है, एक सही होगी, या फिर 3 सही होंगी और 1 रॉन्ग होगी, इस तरह से आना है। तो हमें देखना है, ये देखिए स्पेलिंग्स है, ये वैंक्विश है, और बी नंबर का ये बेंटर्ड है, सी है ब्रूहाहा, और डी है वेंडर्ड। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, ब्रूहाहा मतलब हो हल्ला, जो कंफ्यूजन वाली आवाज़ें होती हैं उसको कहते हैं अ वॉइस दिस इज़ वेरी या दैट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। तो ये क्या होगी, ब्रूहाहा, BROUHAHA, ब्रूहाहा, ये वाली सही है केवल स्पेलिंग, ये सब रॉन्ग है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें से भी हमें ढूंढनी है कौन सी सही कौन सी गलत है। तो पहला आ गया एनवेलप, एनवेलप की स्पेलिंग देखिए ये तो रॉन्ग है, ये बैंडेटरी आ गया, और फिर सी है डॉटसेली, और डी आ गया ये अगर अगर। तो ये स्पेलिंग देखिए ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, तो हम इनको एलिमिनेट कर देंगे पहले, फिर हमारा ये बैंडेटरी सही है, इसका मतलब है डाका, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, अब इसमें हमें क्या करना है, ये जो है इसको हमें रिप्लेस करना है जो यहाँ पे सही बैठेगा। ठीक है, माई डॉटर कुड नॉट फाइंड द वर्ड्स टू से वाई शी हैज़ बीन क्राइंग ऑन अ डे व्हेन शी शुड हैव बीन हैप्पी। इसके स्थान पे क्या आना है, ये हमारा पास्ट टेंस का है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इसमें क्या आएगा देखिए हमें ये पता करना है, वॉज क्राइंग, कैन बी क्राइंग, सी ऑप्शन है, इज क्राइंग, डी है इज बीन क्राइंग, या फिर नन ऑफ अबव, या फिर आएगा मोर देन वन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वॉज क्राइंग, यहाँ पे हैज बीन क्राइंग की जगह वॉज क्राइंग एग्जैक्ट बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द ग्रीन शर्ट इज टू लोज फॉर मी टू वियर। आप लोग पहले ही समझ गए होंगे, देखिए ऑप्शन नंबर ए है नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, बी है लोस्ट फॉर मी, सी है लूज फॉर मी, और डी है लूज फॉर मी। ये लोस है देखिए लॉस फॉर मी, डी है लूज फॉर मी, और ई दोनों ऑप्शन जो होते हैं वो। तो इसमें आएगा देखिए यहाँ पे लॉस का मतलब कुछ खोना, ठीक है, और लूज का मतलब होता है कुछ जो हम वियर करते हैं वो फिट बैठती है, ठीक है, या अनफिट बैठती है, ठीक है, दैट इज अनफिट फॉर मी। तो यहाँ पे क्या आएगा, द ग्रीन शर्ट इज टू लूज फॉर मी, इसके स्थान पे ये आएगा, ये इसमें रॉन्ग है।
अब हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या देखना है इसमें, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये वॉइस से भी लिखा आ सकता है कि वॉइस आपको बताने हैं। ये है ही एक्सपेक्टेड अस टू ऑफर हिम द जॉब। तो ऑप्शन नंबर ए है अ जॉब वॉज एक्सपेक्टेड बाय अस टू बी ऑफर्ड हिम। बी है he expected to be offered a job. C है an offer of a job by us was expected by him. D है an offer of a job was being expected by him. या फिर E है none of above होगा या फिर more than one होगा। तो इसका क्या है, आई होप आप लोग इसके रूल्स जानते होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, एन ऑफर ऑफ अ जॉब बाय अस वॉज एक्सपेक्टेड बाय हिम। देखिए एन ऑफर ऑफ जॉब नहीं लिखा है खाली इसमें, एन ऑफर ऑफ जॉब, देखिए ऑफर हिम, ठीक है, एन ऑफर ऑफ जॉब, तो इसलिए आएगा एन ऑफर ऑफ जॉब। ये पहले सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है एन ऑफर ऑफ अ जॉब बाय अस वॉज एक्सपेक्टेड बाय हिम। अब देखिए क्वेश्चन है द पीएम वॉज टू हैव ओपन द ड्राई डॉक। ऑप्शन नंबर ए है द ड्राई डॉक वॉज टू बी हैव बीन ओपनड बाय द पीएम। बी है इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द पीएम वुड ओपन द ड्राई डॉक। सी है द ओपनिंग ऑफ द ड्राई डॉक वॉज टू बी डन बाय द पीएम। डी है द पीएम वॉज शेड्यूल्ड या स्केड्यूल्ड, जो भी आप बोलते हैं, टू ओपन द ड्राई डॉक। ये है नन ऑफ अबव या फिर मोर देन वन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, द ड्राई डॉक वॉज टू हैव बीन ओपन्ड बाय द पीएम। देखिए हमारा ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। अब इसमें आया नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड चेंज इज रिक्वायर्ड इन द वर्ब रोटेट्स इफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट स्पीच। अगर डायरेक्ट स्पीच में ये कन्वर्ट होता है तो ये रोटेट्स के स्थान पे क्या आएगा इसमें, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस है, द टीचर सेड द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ऑन एक्सिस। ए है रोटेटेड, बी है रोटेट, सी रोटेटिंग, डी है नो चेंजेस रिक्वायर्ड और ई है नन अबव या मोर देन अबव। मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है, चाहे कोई कुछ भी हो यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए रोटेट्स के स्थान पे कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डी, नो चेंज इज रिक्वायर्ड, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ में क्यों है, द टीचर सेड दैट द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ऑन एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द किडनैपर्स सेड इफ यू डू नॉट पे द रैंसम वी विल किल द बॉय। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, द किडनैपर्स थ्रेटन टू किल द बॉय इफ दे डिड नॉट पे द रैंसम। बी है, द किडनैपर्स सेड दैट इफ दे पेड नॉट द ransom they will kill the boy. C है, the kidnapper said to them that if you do not pay the ransom we shall kill the boy. D है, the kidnapper threatened that if the parents of the boy did not pay the ransom the boy will be killed. और ऑप्शन नंबर जो ई है वो दोनों में से कोई सा हो सकता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, तो इसका देखिए आंसर है हमारा, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता, पेरेंट्स की तो बात नहीं आई, कोई भी हो सकता है उसके साथ, गार्जियन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। द किडनैपर सेड टू देम, नहीं सैड नहीं कहेंगे किडनैपर्स, द किडनैपर सैड नहीं कहेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, द किडनैपर्स थ्रेटन्ड, उन्होंने धमकी दी ना, टू किल द बॉय इफ दे डिड नॉट पे द रैंसम, अगर उनको फिरौती नहीं मिली तो वो लड़के को मार देंगे। ये इसका ऑप्शन सही है। तो आई होप आप लोगों के काफ़ी सारे सही हुए होंगे। अपना स्कोर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, तो हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।